हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों का चैप्टर 2 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और ये हम लोग का 6वां वीडियो है और ऑलरेडी आप लोगों को 5 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख लें। अगर आप लोगों को पहला चैप्टर समझ में आया होगा फिजिक्स का क्लास 12th का, तो आप लोगों को फिजिक्स आएगा, और ना आया हो तो आप लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है समझने में। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड को डेवलप कीजिए और माइंड पे थोड़ा जोर डालिए ताकि फिजिक्स को आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग ना रट के पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा है कि आप लोग रट के पास ही नहीं हो पाएंगे। इससे रटा नहीं जा सकता है। बुक बहुत मोटी है और देखेंगे आप लोग तो, और कॉन्सेप्ट को याद करना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग कोशिश करें कि एक एक चीज़ को समझ करके आगे बढ़ें, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रम से एक एक वीडियो देखते रहिए, एक दिन में एक ही वीडियो देखिए और एक एक को आराम आराम से ख़त्म कीजिए और समझिए। और एक बार आपको आ जाएगा ना तो लाइफ में कभी फिजिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आएगा तो बार बार पढ़ेंगे तभी नहीं आएगा। फिजिक्स को बस अच्छे से एक बार पढ़ने का जरूरत है, बार बार नहीं पढ़ने का जरूरत है। और मैं अपनी बात करूं खुद की, तो मैं फिजिक्स को कितने टाइम में, और पूरा आप लोगों का फिजिक्स 12th का मैं एक ही दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर लूंगा। बस देखते जाऊंगा, पलटते जाऊंगा, देखते जाऊंगा, सब दिमाग में आता रहेगा। देखते जाऊंगा, खत्म होता गया। ऐसे हो गया है। बल्कि मैं भी एक ही बार अच्छे से पढ़ा हूँ, उसके बाद से बाकी सब आप लोग को जैसे देखेंगे वैसे ही पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यही तरीका होता है। तो ये हम लोग का 6वां वीडियो है, और ना इसके पीछे वाला वीडियो आप लोग को तैयार होना चाहिए, तभी ये क्लास देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो पढ़ाई से अलावा और जो भी आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा कम कीजिए, कुछ भी काम कर रहे हैं तो, ठीक ना। रात रात भर फ़ोन पे अगर बात कर रहे हैं तो वो भी कम कर दीजिए, क्योंकि वो भी आगे चल के काम नहीं देगा। पढ़ाई ही काम देगी, और यही आपको आगे पहुँचाने का एकमात्र ज़रिया है जो बहुत आगे तक ले जा सकता है। आप लोगों को खुद नहीं पता चल पाएगा कि आप लोगों को कितना आगे ले जा सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पीछे पढ़े थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, मतलब कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं और अक्ष पर और निरक्ष पर दो स्थित होता है, मतलब दो कंडीशन होता है। अगर यक्ष अक्ष पर है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। कोई पॉइंट यक्ष अक्ष पर है अगर तो उसे हम लोग अक्षीय स्थिति कहेंगे, और कोई पॉइंट वाई अक्ष पे है तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति पे वैद्युत द्विध्रुव कितना लगता है वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। v के पी अपान आर स्क्वायर होता है। और देखिए, और निरक्षीय स्थिति पे कितना होता है ये हम लोग निकालने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग निकाल चुके हैं, अब वैद्युत द्विध्रुव में निकाल रहे हैं। तो ये मैं बोला था ना कि एक चैप्टर आप लोग अगर तैयार करेंगे तो दूसरा चैप्टर अपने आप तैयार होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या है। तो अब लिखते हैं दूसरा क्या है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, यही हेडिंग है आप लोगों का। तो इसमें देखिए क्या है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। अब इसमें ना मान लेता हूँ यक्ष अक्ष ये होता है और वाई अक्ष ये होता है। तो अगर कोई और वैद्युत द्विध्रुव मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव है, और कोई पॉइंट अगर एक्स अक्ष पे स्थित है तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्षीय हो जाएगा, अक्षीय स्थिति। और इसके मध्य बिंदु से यही होता है, मध्य बिंदु से दूरी मापते हैं। इसी के मध्य बिंदु से अगर वाई अक्ष पे कोई पॉइंट पी स्थित है तो ये क्या हो जाएगा, ये निरक्षीय स्थिति होता है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। तो यही दो स्थितियां होती है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, आप लोगों को पता है। तो बस हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाए, वैद्युत द्विध्रुव का जरूरत है हम लोगों को। अब वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होता है, जिसकी कुल लंबाई यल होती है और इसका मध्य बिंदु मान लेता हूँ ओ है। तो टोटल लंबाई क्या है, टोटल लंबाई तो 2l है। तो इतना लंबाई कितना हो जाएगा, स्मॉल यल हो जाएगा, आधा लंबाई, और आधा कितना हो जाएगा, स्मॉल यल, आधा यल हो जाएगा, तभी तो टोटल 2l होगा। और इसके अक्ष पर होता है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं, मतलब एक्स अक्ष पे। और इसके मध्य बिंदु से वाई अक्ष पर कोई पॉइंट पी स्थित है जो इससे आर दूरी पर स्थित है, जो इससे कितना दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत विभव क्या होगा, यही पूछ रहा है, यही निरक्षीय स्थिति होता है, ठीक ना। तो यही हम लोग अभी फिगर जो बनाए हैं इसी को लिखने का भी हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाए, माना एक वैद्युत
द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है जिसकी कुल लंबाई मतलब टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदुओं से मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष में कोई पॉइंट P स्थित है, ओ से इसके निरक्ष या y अक्ष कह सकते हैं, या y अक्ष पर, इसके निरक्ष कहिए या y अक्ष कहिए, समझ आया ना? तो इसके निरक्ष या y अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बस यही फिगर के बारे में लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या कर रहा है, जिसकी कुल लंबाई 12 है, तो जिसकी कुल लंबाई क्या है? टोटल क्या है? 12 है, तो आधा आधा यल हो जाएगा, यही बोला हूँ। इसके मध्य बिंदु O से, तो इसके मध्य बिंदु O से, तो मतलब इसका मध्य बिंदु O है यहाँ पे। इसके निरक्ष या y अक्ष पर, तो इसके निरक्ष मतलब या y अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो देख लीजिए स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट P स्थित है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो हम लोग को यहीं पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब इतना डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख लिए, अब इतना छोड़ देते हैं, अब यही लिखना था, इसी पे नंबर बहुत अच्छा से मिलेगा और इतना ही आप लोग कर ले जाएंगे तो आप लोग डेरिवेशन भी कर ले जाएंगे। तो अब बाकी सब कैलकुलेशन है। अब देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना मिला दे रहा हूँ, इससे थोड़ा अच्छे से आप लोग मिलाइएगा, सीधा करके, मुझसे टेढ़ा हो जा रहा है, इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है? अरे यार थोड़ा अच्छा लगे तब ना, हाँ मिला लीजिएगा आप लोग, हम मुझे अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो अब देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए तो ये क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये 90 अंश बन रहा है और ये भी 90 अंश बन रहा है। और ये क्या है? ये तो लंब है, इसका ये लंब है, और ये क्या है? ये आधार है, ये भी ये लंब है और इसके लिए क्या है? ये आधार है, ठीक है? ये आधार है। और ये क्या है? ये तो कण है, ये कण है, और ये P कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे मान लेता हूँ ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ठीक है? तो अब देखिए, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है ये तो हम लोग पता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले ही, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम, तो इतना मान लिए हैं। अब देखिए, अब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही ना होता है, यही होता है। तो अब इधर से कर्ण से जब आप लोग वर्ग हटाएंगे तो ये कर्णी में आ जाएगा, यही होता है। तो यही नियम यहाँ पे लगाइए यहाँ पे। तो कौड़ी में क्या है? लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कौड़ी में क्या जाएगा? लंब का वर्ग, लंब क्या है? स्मॉल r है, तो स्मॉल r का वर्ग, अब प्लस आधार का वर्ग, मतलब आधार क्या है? स्मॉल l है, तो स्मॉल l का स्क्वायर। सेम यही कौन है, ये भी कौन है, तो ये कौन है यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा। सेम ये भी कौन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग क्या है? स्मॉल r का स्क्वायर। देख लीजिए लंब यही ना है और स्मॉल r है, अब बटे आधार का मतलब प्लस आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग क्या है? स्मॉल l है, तो स्मॉल l का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर BP, ये दोनों आपस में कौन आपस में बराबर हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ AP बराबर BP। वो भी कितना है? कौणी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। किस नियम से? तो पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से
तो ये पाइथागोरस नियम से है। तो समझा, ये पाइथागोरस से इतना आया है और दोनों आपस में रेखाएं बराबर हैं। ठीक, अब इसके वजह से कुछ वैद्युत विभव उत्पन्न होगा और इसके वजह से कुछ वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। और ये कितना दूरी है, तो कणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, कणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इतना समझ में आया। अब मैं इनको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा देखिए, कुछ बताना हम चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बताना चाहता हूँ। तो अब मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश, और इससे आर दूरी पर हम लोग को और वैद्युत विभव निकालना हो स्मॉल आर दूरी पर, इससे यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, और यहाँ पे हम लोग को वैद्युत विभव निकालना हो तो होता है कि आवेश कितना है, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा अब बटे स्मॉल आर, बस ये फार्मूला होता है। और ये विभव यहाँ निकाला जा रहा है, ये नहीं कि यहाँ निकाला जा रहा है, यहाँ पे आवेश है और इसे आर दूरी पर निकाला जाए तो के क्यू अपन आर होता है। तो सेम अब देखा जाए तो एक निकाय ये बनेगा और एक निकाय ये बनेगा। जहाँ फार्मूला अप्लाई किया जा सके वो एक निकाय बनाता है, तो यहाँ पे फार्मूला एक अप्लाई किया जा सकता है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। 2 बार निकाय बनाएगा क्योंकि 2-2 बार हम लोग फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं। तो बस अब देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव यहाँ पे क्या है, ए बिंदु है ना, तो यहाँ पे हम भी ए मान ले रहे हैं। वैद्युत भी ए क्या है, के है, फार्मूला में ही के है तो के कर लीजिए। क्यू, तो यहाँ पे क्यू क्या है, माइनस क्यू है, तो यहाँ पर माइनस क्यू रखेंगे। ठीक है, क्यू अब बटे स्मॉल आर ना, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है नीचे, तो यहाँ और यहाँ के बीच के मतलब दूरी कितनी है, यहाँ बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बटे कणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इतना क्लियर। अब इतना निकल गया ना, तो अब बस इसको इतना रखे रहिए। अब इसको अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इस माइनस को आप लोग आगे लिख सकते हैं, बस यही कहना है। तो माइनस वजह से माइनस क्यू आवेश है तो इसको आगे कर सकते हैं। अब इसके वजह से लिख लेते हैं प्लस की वजह से, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव VB, वो बी बिंदु पे है तो VB मान ले रहे हैं, बराबर फार्मूला में क्या होता है, के क्यू अपन आर ना, तो के है तो के कर लीजिए, मतलब कांस्टेंट तो नियतांक तो हर जगह वही रहता है, तो एक नियतांक है। ठीक है, और देखिए आवेश कितना है, यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू ही रखेंगे, तो प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बटे है तो बटे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ना, तो यहाँ ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ इसके और इसके बिंदु के बीच की दूरी देखेंगे, तो यहाँ से और यहाँ के बिंदु के बीच की दूरी क्या है, कणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो बस हो गया। अब यहाँ पे कुल विभव कितना होगा, बिंदु P पर कुल विभव देख लीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर कुल विभव V बराबर, अब ध्यान देखिएगा, विभव क्या है, अदिश राशि है, तो लिख लीजिए यहाँ पे विभव अदिश राशि है, तो विभव क्या है, अदिश राशि है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो विभव अदिश राशि है, तो अब देखिए ये सदिश राशि रहता तो यहाँ पे हम लोग सदिश का नियम लगाते हैं, लेकिन ये अदिश राशि है ना, तो प्लस हो या माइनस हो सबको मिला के जोड़ दिया जाता है। प्लस हो या माइनस हो, जब अदिश है तो सबको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस हो या माइनस हो कोई बात नहीं है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी VA प्लस VB, बस। अब रख दीजिए, VA का मान क्या है, माइनस KQ अपान कणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब बीच में प्लस है तो प्लस, VB का मान क्या है, KQ अपान कणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना ही माइनस है उतना ही प्लस है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 वोल्ट यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए समझ में आया। इसका मतलब यह है कि निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का अगर हम लोग निकालेंगे उसका मान, तो वो 0 होता है। और अक्षीय स्थिति में कितना होता है, तो अक्षीय स्थिति में हम लोग निकाले थे अक्षीय में, तो अक्षीय में वैद्युत विभव कितना होता है, V बराबर होता है KP बटे आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। ठीक, तो आप लोग देख ही लिए हैं, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में मैं बोला हूँ इसमें दो ही स्थिति होता है। पहला अगर x अक्ष पे कोई पॉइंट हो और वहाँ वैद्युत विभव निकालना तो अक्षीय स्थिति होता है, और दूसरा y अक्ष पर अगर कोई पॉइंट हो स्थित हो वहाँ वैद्युत विभव निकालना हो तो वहाँ पे निरक्षीय स्थिति होता है। तो उससे हम लोग y अक्ष पे कर लेते हैं। तो ये कर लिए हम लोग। अब वैद्युत द्विध्रुव P = Q/2L, इसका तो कोई जरूर यूज नहीं हुआ, छोड़िए, लेकिन इतना होता तो हम लोग लिख लिए। और देखिए तो इसको मिला दिए, P से B को भी मिला दिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कर्ण बन रहा है, मतलब ये लंब बन रहा है और ये आधार बन रहा है। आधार का मान दिया है l और लंब का मान दिया है r। तो इसका कर्ण का क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण में r² + l² हो जाएगा। इतना हो गया। अब एगो बिंदु आवेश की वजह से V = KQ/r इतना सूत्र लगता है। तो अब -q से अब इसके बीच कितना लगेगा, तो इतना लगेगा, और +q से और इन दोनों पॉइंटों के बीच कितना, यहाँ पे वैद्युत विभव कितना लगेगा, तो इतना लगेगा। और यह क्या है, अदिश राशि से। अदिश राशि को हमेशा जोड़ा जाता है, चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, ठीक ना, ये चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। और यही अगर बात किया जाए सदिश में, तो सदिश में चिन्ह नहीं लिया जाता है, चिन्ह उसमें सिर्फ दिशा बताता है सदिश में, लेकिन अदिश हो तो उसमें चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह के साथ लेकर के हम लोग जोड़ देंगे, V = VA + VB। अब VA VB का मान रखेंगे, कट के 0 हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ में आ ही गया। तो इतने का स्क्रीनशॉट लेके खत्म कीजिए। अब देखिए, अब क्या एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग लिखवाने जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, अब अगला हेडिंग क्या है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध। तो इसमें संबंध हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो अब समझ में आया। तो देख लीजिए क्या है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध निकालना है, ठीक ना, में संबंध निकालना है। तो देखिए, अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है K2P/RQ होता है। इसका फिगर क्या होगा, यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु है O, यहाँ पे -q और ये +q से मिलके बना है, और इसके अक्ष पर कोई पॉइंट P स्थित है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E = K2P/RQ। यहाँ पे होगा, इस बिंदु पे, इसके अक्ष पे है। निरक्ष पे भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, लेकिन विभव में नहीं होता है निरक्ष पे। इसीलिए इसके यही एक केस पढ़ना आपको, सिर्फ अक्षीय स्थिति, निरक्ष पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें वैद्युत विभव में अगर लिया जाएगा तो इसमें 0 हो जाता है। यहाँ अगर बात की जाए अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर होता है KP/r²। और इसका भी फिगर बनाया जाए तो -q से बना होता है, और यहाँ पे +q है, इसका मध्य बिंदु O है, और इसके अक्ष पर होता है कोई पॉइंट P, तो यहाँ पे वैद्युत विभव होता है KP/r²। तो इतना होता है। तो ये इसका फिगर है और ये इसका फिगर है, तो ऐसे ही बनेगा। अब आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, इसको आपस में हम लोग बराबर कैसे करें। तो यहाँ पे E लिखिए और एक तरफ लिखिए V। तो यहाँ पे E लिखिए और यहाँ पे V लिखिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, E का मान क्या है, K2P/RQ है, और V का मान क्या है, KP/r² है। अब इसको बराबर कीजिए तो इतने को इतना, मतलब इतने बराबर करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो मतलब इसमें से 2 निकाल के इसमें भेज दीजिए। तो मतलब इसमें 2 नहीं है तो इसको 2 दे दीजिए, ठीक ना, क्योंकि इसका मान है, ये इसका मान है। तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो इसको 2 दे दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ना 3 गो R है, इसमें 2 गो R है, हेमें एगो R की कमी है, तो बटे है तो बटे कर दीजिए, एगो R की कमी है में तो एगो R है के दे दीजिए, बस यही हो गया। और यही था, और यही संबंध होता है। तो यही निकालना था हम लोग को। यही क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब संबंध होता है, और इस पे सवाल कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछता है। तो ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हो गया। और यही बात किया जाए बिंदु आवेश के कारण, बिंदु
आवेशों में, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध। अब ये हेडिंग और लगा दिया जाए, ध्यान देखिएगा, इसमें बहुत सिमिलैरिटी है, मतलब इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा। तो अब बिंदु आवेश ले जाए, ये तो द्विध्रुव के कारण लग रहा है। अब यहाँ पे मान लेता हूँ, अब वैद्युत क्षेत्र की तरफ बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, इतना होता है। और इसका फिगर बनाया जाए तो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है Q, और इससे R दूरी पर अगर हम लोग को कोई पॉइंट P स्थित है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल जाए तो E बराबर होता है KP अपान आर स्क्वायर होता है, ये होता है ना। तो ये हो गया इसका फिगर। और यहीं अगर बात की जाए बिंदु आवेश के कारण, इसको ही यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको ही वैद्युत विभव भी बराबर होता है KP अपान R होता है, बस KP अपान R होता है। और इसका फिगर बनाया जाए तो इसका फिगर होगा, यहाँ पे बिंदु आवेश Q हो गया, इसका फिगर बनाया जाए तो Q, और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट अगर P स्थित है तो यहाँ पे वैद्युत विभव होता है KP अपान R होता है, और इतना होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इन दोनों को भी आपस में बराबर कीजिए, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बराबर कर दे रहा हूँ, इनको आपस में लिख लीजिएगा, और यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, E है तो E कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, V इधर कर दीजिए। E का मान क्या है, KQ अपान R स्क्वायर है, ठीक। V का मान क्या है, KP अपान R है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ KP ऊपर है तो यहाँ पे भी KP ऊपर है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटा है और बटा है तो बटा कर दीजिए। यहाँ पे लोचा है, यहाँ पे 2 गो R है, यहाँ पे 1 गो R है, तो एक मतलब हेमे 1 गो R की कमी है तो 1 गो एकरा का दे दिया जाए, और यही हो जाएगा संबंध, ठीक है। और इसको मिटा दीजिए, बातें खत्म। तो ये रिलेशन होता है, इसको यहाँ इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो इसलिए मैं लिखा हूँ, इसको लिख करके इसके नीचे लिखिएगा। तो अब समझ में आया। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे अक्षीय स्थिति में तो इतना आएगा, E बराबर 2V अपान R आएगा, जहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है और वैद्युत विभव V है, और उन दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए, बिंदु के बीच की दूरी तो वो R है। ऐसे ही अगर बिंदु आवेश के कारण बात किया जाए, इसका फिगर देख लीजिए कैसे होता है। तो इसके कारण जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं, E बराबर V अपान R आता है। क्यों आता है और कैसे आता है तो आप लोग देख सकते हैं। तो इतना आई होप समझ में आया होगा, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग जो अभी हम डेरिवेशन किया है अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में, अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर लिया है, उसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। अब उस पर सवाल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल और मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेरिवेशन होता है और न्यूमेरिकल दोनों जरूरी होता है पढ़ने के लिए। तो अच्छे से तभी समझ में आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 5 माइक्रोकूलम तथा वह मतलब -5 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम बनाते हैं इसका फिगर। तो मान लेता हूँ एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो जो -5 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। चलिए इसकी लंबाई क्या है, 2 सेमी है टोटल लंबाई, और इसके मध्य बिंदु यहाँ पे O है, तो इसका लंबाई कितना होगा, 1 सेमी होगा, ठीक ना। यहाँ से लंबाई क्या होगा, 1 सेमी होगा, इन होगा। जब टोटल 2 सेंटीमीटर है तो जो आधा होगा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का होगा, तो इतने का मिलकर बना। इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय, इसी में एक ही में दोनों दे दिया है सवाल, अक्ष पर भी और निरक्ष पर भी। तो कह रहा है इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अगर अक्ष पे निकाला जाएगा तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे मध्य बिंदु से निकाल रहा है, पूछ रहा है कि 3 सेमी की दूरी पर यहाँ पे वैद्युत विभव क्या होगा। पहला सवाल, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, ये पहला वाला है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है कि इसके मध्य बिंदु से यहाँ पे 3 सेमी की दूरी पर ये भी 3 सेमी की दूरी लेगा, और कह रहा है यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत विभव क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, कुछ भी हो वहाँ 0 होता है। तो ये तो सेकेंड वाला हो गया, सेकेंड वाला, तो ये 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। चलिए अब लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, तो आवेश का मापांक लेते हैं हम लोग। तो Q का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस छोड़ देते हैं। माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶ कूलम है तो कूलम, तो इतना कूलम हो गया। और 2L का मान दिया है, 2L का मान कितना दिया है, 2 सेमी,
तो अब सेमी में दिया है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं। अब ये मीटर में हो गया। अब देखिए, अब वैद्युत विभव पूछ रहा है कि वैद्युत विभव क्या होगा। अभी किस में, अक्षीय स्थिति। पहला क्या है, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में अब देखते हैं अक्षीय स्थिति में क्या है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव भी बराबर होता है Kp अपान r², ये होता है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो P का मान चाहिए ना, तो P इक्वल टू होता क्या है, Q इंटू 2L होता है। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q का मान क्या है 5 × 10⁻⁶, और 2L का मान क्या है 2 × 10⁻⁻²। ठीक ना। इसको मैं थोड़ा एक डब्बे में निकाल ले रहा हूँ, ठीक ना। इसका मान का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो P बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और गुणे ये 10⁻⁶ और -2, 10 हो जाएगा -8, और यहाँ पे 1 मतलब एक स्थान पे है, यहाँ से उठा करेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। यानी P का मान क्या निकल गया फाइनली 10 या +1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। तो कूलम इंटू मीटर। अब उठा के फटाक रख दीजिए। V का मान हो गया V बराबर, K का मान होता है 9 × 10⁻⁴ क्या होता है 9, और P का मान क्या है 10⁻⁻7 अपान R का मान क्या है, R का मान मतलब कितना दूरी पर निकाल रहे हैं। तो कितना दूरी पर निकाल रहे हैं वो तो हम लोग लिखे ही नहीं है। तो स्मॉल r का मान दिया है ऑलरेडी, कितना 3 सेमी दिया है। तो 3 सेमी को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, मतलब 3 × 10⁻, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -2 मीटर, इतना रखना पड़ेगा। तो इतना होता है, तो उठा के फटाक से रखिए। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो V बराबर, अब इसको निकालिए 9 × 10⁻, यहाँ पे +9 है, ये आएगा माइनस में 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे +2 बचेगा। अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, गुणे 2 दूनी 4, या घात आपस में गुणा कर लेता है, और ये इसका होल स्क्वायर कर देगा, वर्ग कर देगा। तो होल स्क्वायर तो 3 × 3 = 9 हो गया, गुणे है तो गुणे, और यहाँ पे आएगा तो 2 दूनी 4, यानी 10⁻⁻4। अब 9 से 9 खत्म, ये नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, अब 10⁻, यह क्या है +2 है ऑलरेडी, और +4 हो गया, तो +2 और +4 +6 हो जाएगा। तो यानी 10⁻6, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, चलिए विभव है तो ये वोल्ट ही होगा, बातें खत्म, आंसर हो गया आप लोगों का। तो इतना हो गया अक्षीय स्थिति में, इतना हो गया 10⁻6 वोल्ट। या इसको एक और चीज़, एक और तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं है तो एक है गुणे 10⁻6 वोल्ट, इतना भी लिख सकते हैं, यही भी आंसर है। तो ये और ये दोनों एक ही है। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था, निरक्षीय स्थिति में। अब तो देखिए निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में कोई दिक्कतें नहीं है, इसका फार्मूला ही होता है V = 0, बस डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब निरक्षीय स्थिति की बात किया जाए तो निरक्षीय स्थिति में V का मान ऑलरेडी 0 होता ही है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब एक बार और समझ लीजिए कैसे लगाया हूँ। तो कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलम का एक वैद्युत द्विध्रुव इससे मिलकर बना, तो Q का मान जो आवेश का मान है वो 5 × 10⁻6 हो गया। कह रहा है कि जो 2L का मान है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में हमने चेंज कर लिया, क्योंकि सेंटीमीटर से काम नहीं चलता है, इसमें मीटर में काम चलता है। और इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग को अक्ष में और निरक्ष में दोनों पर इतना हम लोग का मान निकालना है, मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा। तो 3 × 10⁻2 मीटर हमें हम लोग चेंज कर लिया। अब इतना फार्मूला होता है, फटाक रखिए मान, कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ गया। और निरक्षीय स्थिति में V का मान ऑलरेडी 0 होता है, खत्म कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम लोग जो संबंध पढ़े हैं अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में, तो अब उस पर सवाल देख लेते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का रहा है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला होता है, जो संबंध होता है, वो होता है 2V/r होता है, इतना होता है, अभी हम पढ़ा है। और ये देखिए ये बिंदु आवेश वाला दिया है, तो बिंदु आवेश की वजह से क्या होता है, E बराबर होता है V/r, बस यही यूज कीजिए। इसमें क्या दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 10 वोल्ट है, मतलब इसमें दिया है क्या क्या दिया है, सॉल्व कर रहा हूँ, दिया है तो क्या क्या दिया है, वोल्ट दिया है, विभवांतर 10 वोल्ट, इससे 2 मीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल r का मान दिया है, स्मॉल r का मान दिया है 2 मीटर की दूरी पर। तो वैद्युत की तीव्रता E का मान पूछ रहा है, क्या होगा, फटाक से उठा के मान और रखिएगा उसमें। तो E का मान पूछ रहा है, E का मान और क्या है 2 है तो 2 लिख लीजिए, और गुणे है तो गुणे, V का मान क्या है 10 है तो 10 कर दीजिए, बटे है तो बटे, R का मान क्या है 2 है तो 2 कर दीजिए, 2 से 2 खत्म, E का मान क्या आ गया 10 न्यूटन प्रति कूलम, यही हो जाएगा आंसर। टूचा सवाल आ रहा है और यही कंपटीशन में पूछा है। अब याद रखिएगा एक बात और, यही सवाल कंपटीशन में आता है, और ये आपको नहीं आएगा, ये फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स में
बहुत ही कोई उतना कॉन्सेप्चुअल, देखिए इसमें कॉन्सेप्चुअल भी सवाल आता है, तो वो आप लोग के जब थ्योरी आप लोग का अच्छा क्लियर रहेगा तभी वो आप लोग कर पाएंगे। तो ये तो लेकिन ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ताकि ये आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है, तो ऐसे ही होता है, और यही छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है। आप लोग झूठ में परेशान रहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल करना है, बड़ा बड़ा नहीं करना होता है, छोटा छोटा ही न्यूमेरिकल कीजिए, बस फार्मूले को अपने माइंड में रखिए बस। तो देखिए फिर इसमें दिया है क्या क्या, और इसमें दिया है क्या, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई का मान दिया है कितना, 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो इससे 2 मीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर का मान दिया है कितना, 2 मीटर, और कह रहा है इसे 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। अब कह रहा है भी का मान क्या होगा, फटाक से इसमें मानव रखिएगा। ई का मान दिया ना, ई का मान क्या दिया है, 5 दिया, तो 5 कर दीजिए, बराबर बोल्ट का मान पूछ रहा है, तो बोल्ट का मान बोल्ट हो गया, बटे है तो बटे, स्मॉल आर का मान क्या है 2 मीटर है, तो 2 कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे ये आएगा तो इधर गुणा कर देगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 वोल्ट। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब समझ में आया, इतना टूचा सवाल है, कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला पता होना चाहिए, संबंध, और ये बिंदु आवेश की वजह से है, और ये क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत विभव का ये संबंध है, ठीक ना। तो लाइट चला गया, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और जो न्यूमेरिकल बताया हूँ वो न्यूमेरिकल भी काम आ रहा होगा आप लोगों के। तो ये सभी का नोट अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से नोट प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम में या कंपटीशन का भी आप लोग का तैयारी होता रहेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग वैसे पढ़िए, और ये सवाल, यही सब सवाल महत्वपूर्ण होते हैं कंपटीशन के लिए। तो आप लोग कंपटीशन के लिए आप लोग घबराइए मत, आप लोग 11th-12th को अच्छे से पढ़िए, कंपटीशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बस अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन निकल जाएगा। तो चलिए, आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें कुछ, अभी बहुत सारा चीज़ है, बहुत ही रहस्य इसमें छुपा हुआ है, तो मैं एक एक करके सारा रहस्य बता दूंगा आप लोगों को फिजिक्स का, और पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।